आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ युवा फिल्मकार अयान मुखर्जी। अयान मुखर्जी एक युवा फिल्मकार। अयान मुखर्जी की पैदाइश और परवरिश फिल्मों से ताल्लुक रखने वाले एक मशहूर खानदान में हुई। उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। उनके दादा शशधर मुखर्जी अपने जमाने के मशहूर फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने फिल्मों में कई प्रतिभाओं को निखारा। और उनके पिता थे देव मुखर्जी, जो कि एक जाने माने एक्टर रहे। क्या करूं हौले हौले जो मेरा दिल गा रहा है, क्या करूं धीमे धीमे से नशे में जो है जिंदगी। घर से मिले रचनात्मक माहौल का असर ही था कि 2004 में उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ी और निकल पड़े फिल्मों में अपना मकाम तलाशने। अयान मुखर्जी की खुशनसीबी ही थी कि शुरू में उन्हें आशुतोष गोवारिकर और 2 साल बाद करण जौहर जैसे नामचीन फिल्म मेकर्स को असिस्ट करने का मौका मिला। जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को। असिस्ट करने के दौरान अयान मुखर्जी ने राइटिंग जारी रखी और फिर आई वेकअप सेट। 2009 में धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने खुद डायरेक्ट किया। गुस्सा आता मुझे सोचकर कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए हो, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो? नहीं दिखाई दे रहा, और मैं देखना भी नहीं चाहता। आपको क्या लगता है? आई डोंट केयर। जिस दिन पैसे देना बंद कर दूंगा ना, यू विल स्टार्ट केयरिंग। तो बंद कर दीजिए ना, मुझे नहीं चाहिए आपके ब्लडी पैसे। ओके सिद्धार्थ, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, और अगर इस घर में रहना चाहते हो तो मेरे रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा। ओके? तो नहीं रहना मुझे आपके घर, मैं जा रहा हूं। खुद के अनुभवों को अयान मुखर्जी ने इस फिल्म में इतनी खूबसूरती से पिरोया कि मामूली सी थीम वाली ये यूथ सेंटर्ड फिल्म कमर्शियली और क्रिटिकली खूब सराही गई। इसके बाद 2013 में दोबारा अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर की जोड़ी एक साथ आई। मैंने अपनी जिंदगी में पहले इतनी खुशी महसूस ही नहीं की थी। प्यार हो गया था मुझे,
और मैं सबको उस पहाड़ की चोटी से चिल्ला चिल्ला के ये बात बताना चाहती थी, लेकिन सबसे ज्यादा मैं उसे बताना चाहती थी। पता नहीं वहां भैरव का मंदिर था कि नहीं, लेकिन फिर भी एक दुआ मांगना चाहती थी, बहुत सिंपल, इनफैक्ट सिर्फ एक शब्द, पानी। फ्रेंडशिप पर बेस्ड इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब हलचल मचाई और फिल्म प्रोड्यूसर्स को हैरत में डाल दिया। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू इरफान जी। हम तो ये जानते हैं कि आप फिल्मकारों के यानी फिल्मों की दुनिया से जुड़े लोगों के परिवार से हैं, और जिनके आप पोते हैं वो तो बहुत ही महान फिल्मकार शशिधर मुखर्जी हुए। तो वो ज़माना जिसकी चर्चा आपने अपने बचपन में सुनी होगी, फिल्मों की का जो माहौल था और जिसमें आप बिल्कुल कॉरपोरेट माहौल में आप रह रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग का अप्रोच कैसे आप देखते हैं कि आप जब फिल्मों को बना रहे हैं तो स्टोरी टेलिंग में अप्रोच कैसे बदल रहा है? यू नो सर, एक तो मैं कहना चाहूँगा कि इट्स अ गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग है कि आपने मेरे ग्रैंडफादर का नाम लेके ये इंटरव्यू शुरू किया, क्योंकि जो कुछ साल मैंने फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं, कई लोगों से बात की है, कई इंटरव्यू किए हैं, लेकिन वेरी रेयरली लोग एक्चुअली मुझे वो फुल लिनिएज से जोड़ते हैं। आई डोंट नो, शायद लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, यू नो, मतलब लोगों का इंटरेस्ट लेवल बस उस वक्त में होता है जहाँ यू नो जिस वक्त में हम रह रहे हैं। सो इट्स वेरी नाइस कि यू नो हम लोग ने उस हमारी कॉन्वर्सेशन उस बात को लेके शुरू की है। हाउ डू आई रिस्पॉन्ड? सो यू नो सर, मेरा बचपन कुछ आई ऑलवेज से कि मुझे लगता था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के आउटस्कर्ट्स, हिंदी में कैसे बोलेंगे आउटस्कर्ट्स को, उसके बाहर या के बाहर कि ऑलमोस्ट यू नो, हाँ, ऑन दैट बॉर्डर, उस जगह पे मेरी गुजारिश हुई। बिकॉज एक्चुअली जो मेरे ग्रैंडफादर की फिल्म्स में जो ग्लोरी थी, जो उनकी स्टैंडिंग थी, एक्चुअली बाय द टाइम दैट आई वाज बोर्न वो ऑलरेडी थोड़ी सी बुझ गई थी। यू नो, मतलब ही वाज इन अ रिटायर्ड स्टेट ऑफ लाइफ बाय द टाइम आई एंटर्ड फिल्म्स। और मेरे जो पिताजी हैं और उनके सब भाई फिल्मों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन लोग फिल्मों में इतने भी सक्सेसफुल नहीं थे। मतलब ऐसे नहीं कह सकता मैं कि यू नो जैसे रणबीर कपूर, ऋषि कपूर जी के बेटे हैं, यू नो, मतलब उठना बैठना उनके बचपन में फिल्म सेट्स पे था। फॉर मी थोड़ा डिफरेंट था, मतलब एक आइडिया था माहौलों फिल्मों के बारे में, जो मेरे पिताजी मुझे यू नो कहा कहते थे, वो स्टोरीज में सुनता था, लेकिन आई वॉज़न्ट स्ट्रिक्टली बॉर्न विद दैट एनवायरनमेंट अराउंड मी। सो इन मेनी वेज जब मेरी एंट्री फिल्मों में हुई, जब मैं कुछ 18-19 साल का था, एक्चुअली फॉर मी इट वॉज क्वाइट अ फ्रेश स्टार्ट। मतलब ऐसे नहीं था कि उसके पहले मैंने बहुत वक्त फिल्म सेट्स पे गुजारा था, लेकिन मेरा मानना ये है कि और मेरी जो इंस्टिंक्ट है, विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस्ड द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एटसेट्रा, मुझे लगता है एट अ को लेवल ना, हम लोग कह सकते हैं कि नाउ वेयर इन अ न्यू टाइम, स्टोरी टेलिंग इज डिफरेंट, पर एट अ को लेवल हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो कोर है, आई फील उसकी फीलिंग अभी भी वही है। मैं यू नो मैं अपने छोटे से करियर में कई लोगों से मिल चुका हूँ जो मेरे से बहुत सीनियर हैं, पीपल लाइक यू नो लाइक मिस्टर जावेद अख्तर, मिस्टर अमिताभ बच्चन, अदर पीपल, सीनियर पीपल जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है।
मैं काफ़ी यंग लोगों से भी मिलता हूँ, बट आई फील जो रियल खिलाड़ी हैं फिल्मों के, एक फीलिंग उन सबसे मिलती है जो काफ़ी सेम है. सो इन अ कोर वे द इंग्रेडिएंट्स दैट मेक अप एन आर्टिस्ट, जो एक वो कलाकार की फीलिंग होती है, आई थिंक काफ़ी सिमिलर है सर. आपने जो शुरुआत की तो मैं समझता हूँ कि अभी आपने जैसा कहा कि स्वदेश में असिस्ट करने से शुरू की, क्या वो आपका पहला फिल्म को लेकर कोई एक्सपोजर था कि फिल्म के सेट पर या टीम के साथ पहली बार? जी, दैट वुड बी करेक्ट टू से. उसके पहले ऑफ कोर्स शौक तो बहुत था फिल्मों का, बहुत फिल्में देखता था मैं. घर पे बैठ के मैं बहुत ही फिल्म्स देखता था, बहुत फिल्म्स देखता था. और यू नो मेरी डैड की जनरेशन एक्चुअली एक हॉलीवुड का जमाना था विच वी कॉल लाइक द गोल्डन एज ऑफ हॉलीवुड, 40s 50s 60s. हमारी भी इंडस्ट्री की काफ़ी फिल्में हैं जो बेसिकली इन दैट टाइम काफ़ी हॉलीवुड फिल्मों की स्टोरी लाइन से इंस्पायर होके बनी थी. सो माई डैड वॉज अ वेरी बिग फिल्म वॉचर, मतलब ही न्यू ऑल द ग्रेट नेम्स ऑफ दैट टाइम एंड ऑल. तो थ्रू माई चाइल्डहुड एट होम I was constantly introduced to all these films and filmmakers. So the beginning with film started then, but proper professionally जैसे कह सकते हैं being on a film set started with स्वदेश. ये कैसे हुआ होगा स्वदेश के सेट पर स्वदेश के साथ जुड़ने का एक सिलसिला? एक तो शायद आशुतोष आपके रिश्तेदार हैं, आपके बहनोई हैं, तो एक, लेकिन इतने भर से तो आप उसका हिस्सा नहीं बन सकते थे. आपने खुद ही कुछ प्रोएक्टिवली इंटरेस्ट दिखाया होगा और तब आप उसका हिस्सा बने होंगे शायद. यू नो सर, मन बहुत था फिल्मों में जुड़ने का. एक्चुअली उसके कुछ 3-4 साल पहले जब मैं शायद 13-14 का था, मेरे मन में ये बात थी कि मुझे एक्टर बनना है. बहुत बहुत ख्वाहिश थी मेरी, क्योंकि यू नो आई डोंट नो एनीबडी, माय डैड इज बंगाली बट माय मम इज पंजाबी, एंड आई तो फील कि एनीबडी विद अ पंजाबी मदर फील्स दैट दे कैन बिकम अ हीरो और अ हीरोइन. ओके, सो मेरे माइंड में उन लोग भरते रहते थे कि अरे तुम्हें भी एक्टिंग करनी है एटसेट्रा एंड ऑल. तो मेरे माइंड में ये बात बहुत थी. लेकिन तो मतलब आई न्यू कि मेरे को कुछ करना है फिल्मों में. लेकिन फिर एक उन सालों में तो स्कूल जाना था, कॉलेज जाना था. यू नो डैड मॉम ये भी कहते थे कि चलो कुछ डिग्री कर लो, उसके बाद देखेंगे क्या होगा. आई वॉज अबाउट 18 और मेरी पैदाइश बॉम्बे में ही हुई. All my friends that I grew up with actually were, I would say, a little bit more wealthy than me. So all my friends at the age of 16-17 सब अमेरिका चले गए अपनी पढ़ाई करने, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. और मेरा भी बहुत मन था कि मैं कोई फिल्म यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूं एंड यू नो शायद कुछ फिल्म में कुछ पढ़ाई लिखाई कर सकूं. But we could not afford it at that time. It was not very feasible. So मैं यहाँ पे एक engineering course में लग गया. लेकिन मेरा माइंड फिर भी था कि मुझे यू नो फिल्मों के बारे में कुछ सीखना है. और वो एज भी थी मेरी यू नो जहाँ थोड़ा सा इंडिपेंडेंस मुझे मिलने लग गया था. एंड दैट वाज इट सर. एंड उसके बाद आई वाज फॉर्चुनेट बिकॉज आशुतोष गोवारिकर इज माई ब्रदर इन लॉ. ही वॉज मेकिंग दिस वंडरफुल फिल्म. उनकी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके लाइफ में भी बहुत अच्छा टाइम था क्योंकि उन्होंने अभी लगान बनाई थी. एंड तो एक दिन मैं बस चल पहुंच गया ऑफिस एंड ही गेव मी हिज स्क्रिप्ट टू रीड एंड ही सेड बस पढ़ लो एंड गिव मी योर फीडबैक ऑन व्हाट यू थिंक अबाउट द स्क्रिप्ट. आई थिंक समवेयर he must have liked my feedback and my attitude also, otherwise maybe he would not have given me that opportunity. But I was very grateful. He gave me a chance saying अच्छा जब भी फ्री टाइम होगा ऑफिस आ जाया करो और काम कर लिया करो, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल जाएगा. वो समर वेकेशन के ड्यूरिंग आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ इंजीनियरिंग एंड आई जॉइंड द आशुतोष गोवारिकर कोर्स ऑफ फिल्म मेकिंग. आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम. और कितना समय आपने कितना वक्त आशुतोष के साथ स्वदेश के बाद भी गुजारा होगा? सर एक्चुअली स्वदेश के बाद ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आई टुक अ ब्रेक. आई गेस ही वाज आल्सो वर्किंग ऑन हिज नेक्स्ट फिल्म. और उस पीरियड में आई मेट करण एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद करण ऑन हिज नेक्स्ट फिल्म. आई वाज अ फैन ऑफ करण. जब करण की फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई थी आई कैन से दैट इट वाज वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फिल्म्स
from Hindi cinema that got me very excited about Hindi movies. Actually anybody who was my age जब उनकी फिल्म रिलीज हुई थी बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया था कुछ कुछ होता है नहीं. So मेरे मन में ये बात थी somewhere that I would love to work with him, and while I was related to Ashutosh from my mother's side of the family, from my father's side there were two very important people who had a close relationship with Karan. One was Kajal, who was his main actress, and the other was Rani, who had also started to work with him. So कुछ ना कुछ connection था, मैं कभी मिला नहीं था, but something was there, 1 degree of separation जिसे कहते हैं. And I was looking for another film to assist on. I was very lucky, sir. Sometimes I feel कि I've been very lucky because I know कि to work with Karan, lots of people who come from film families want to work with him. जिस फिल्म पे मैंने करण के साथ काम किया उस पे एक्चुअली बस 4 असिस्टेंट्स थे, जिसमें से 2 असिस्टेंट्स जो दोनों अभी यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, फिल्में बनाते हैं, तरुण मनसुखानी और पुनीत मल्होत्रा. They had been working with Karan for many years. तो basically 2 positions empty थी और मेरी कोई जान पहचान नहीं थी करण के साथ. I just sent him a message one day and I don't know how, out of 1 in a million messages, something connected in that message, and then very luckily एक गोवा फिल्म फेस्टिवल था जहाँ पे they were commemorating Karan's father and he had come for that festival और हम लोग के बीच में एक common friend था. Second time मेरी करण से मुलाकात वहाँ पे हो गई and I don't know, कुछ vibe मतलब passed between us. He must have thought he's a good boy. He called me to his office to meet him and I got the job. So I was lucky. I was lucky. तो फिर जो आपने वेकअप सिड बनाई, तो वेकअप सिड जहाँ से शुरू हुई होगी, जहाँ से उसका जो सीड आइडिया था और जब वो बनकर तैयार हुई, तो क्या वैसी ही बनकर तैयार हुई जैसी आपने सोची थी कि बनाऊंगा? और क्या था, मतलब उसमें तलाश क्या थी? वेकअप सिड का बेसिक आइडिया कहाँ से आया था? I'll tell you the main things. एक तो करण के साथ काम करने के बाद मैंने एक मेंटल डिसीजन ले लिया था जो आई फील कई लोग नहीं लेते हैं और हर किसी की अपनी जर्नी होती है. बट 2 फिल्मों पे काम करने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि देखो अगर मैं असिस्ट करता रहूंगा, ऑफ कोर्स आई विल कीप लर्निंग, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा टू बी ऑन अ फिल्म सेट. मैं इतना सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर भी नहीं था, आई वाज क्वाइट अ जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर, लेकिन आई न्यू कि बेसिकली जो क्रिएटिविटी मेरे अंदर है, जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा उसको बाहर लाने की, आई विल नॉट लर्न वेयर आई स्टैंड. दैट आई न्यू कि अभी ये असिस्टेंट में मैं एक स्किल को डेवलप करूंगा, लेकिन वो जो मेन वॉइस होती है फिल्म मेकर की, जहां पे कुछ है जो आप कहना चाहते हो और आप वो बात को किसी तरह से एक फिल्म फॉर्मेट में लाते हो, आई न्यू कि मुझे उस पर फोकस करना था. तो आई डिसाइडेड कि मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगा. अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी, लोगों को पसंद आई, तो मैं मूवी बनाऊंगा. नहीं अच्छी आई तो मैं तीसरे फिल्म पे लग जाऊंगा वापस असिस्टेंट. लेकिन मैंने ये डिसीजन लिया था और उस वक्त इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि मैं था 22 की 23 साल का. और जब मैं घर पे भी बोलता था कि मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूं और मैं फिल्म बनाना चाहता हूं, इवन आई रिमेंबर इवन लाइक माई ओन मदर यूज्ड टू फील कि यू आर सो यंग, व्हाई यू डूइंग दिस नाउ, अभी थोड़ी तो मेरे कोई फिल्म बनाने देगा. बट आई वाज वेरी क्लियर अबाउट दैट. सो आई टुक ऑफ टाइम कि अच्छा अब मैं फिल्म बना रहा हूं. बट नाउ व्हेन यू आर फेस्ड विद एन एम्प्टी पेज एंड यू हैव टू राइट योर फर्स्ट फिल्म, that is one of the most difficult moments before any movie begins कि अभी उस पे लिखूं क्या. So sir, the inspiration for Wake Up Sid was very simple. I realized कि instead of trying to show off and to impress people, अगर मैं कुछ बात को, कुछ एहसास जो मेरे अंदर है, अगर मैं उसको बहुत ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर सकूं, तो आई डोंट नो अगर लोगों को पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, बट एटलीस्ट इट विल बी ऑनेस्ट. और शायद क्योंकि वो मेरा अपना है, इट गिव्स मी द राइट टू एक्सप्रेस इट ऑन पेपर. सो
I took a decision that I will write about something that is very close to me, और कुछ ऐसी बात जिसकी समझ हो मुझे. उस वक्त मैं मतलब मैं काम तो कर रहा था, ये ख्वाहिश थी कि मैं फिल्म बनाऊं, लेकिन एक और एस्पेक्ट था मेरे लाइफ का जहाँ पे उस उम्र में स्पेशली दोस्तों के साथ वक्त गुजारने में बहुत मज़ा आता था. सम ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप्स, जो दोस्त यार स्कूल और कॉलेज में बने थे, वो फीलिंग्स, वो मोमेंट्स बहुत क्लोज थे मेरे लाइफ से. एंड देयर वाज अ सर्टेन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ which I was having at that time, which I was really enjoying. And somewhere I felt ki yaar, when I looked at people older than me, I said, yaar, shayad, when I become 30, 35, I will not be able to feel in this same way. And actually, I think that that's true. I was, I'm not able to feel the same way that I felt at 23. That script of Wake Up Sid, actually, I could have written only at 23. और उस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ में एक बहुत मज़ा था, एंड एक बहुत सा प्यार था, एंड एक बहुत लाइक सॉर्ट ऑफ स्वीटनेस थी, एक मिठास थी. आई फेल्ट कि अगर मैं वो फीलिंग लोगों को एक फिल्म में दे सकूं, सो बिकॉज दैट इज वन ऑफ द नाइस थिंग्स दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ. सो लाइक calling people home and offering them your best dish. This is the best dish that I can offer people. The sweetness of my own experience of youth. So that was my inspiration कि something in life that I was experiencing मुझे ये फिल्म में कैप्चर करना था. And then of course challenges आए which are more technical difficulties कि how do you take a feeling and bring it into a film? How do you weave a story around a feeling? So उसमें कुछ वक्त लगा, and that is a more technical and a boring conversation, बहुत स्क्रीन प्ले राइटिंग की किताबें लिखी, मैं कुछ कहानी लिखता था, फिर उसमें वो बात मैं कैप्चर नहीं कर पाता था, then I had to start again. कुछ वक्त लगा, 1 year, 1.5 year, but that was basically the seed of Wake Up Sid, to capture something personal and share it with people. और तब इस स्क्रिप्ट के डेवलप होते होते और फाइनल शेप लेने पर, फिल्म की तरह बनने के बीच में क्या वो बदल गई या ठीक ठीक वही रही जैसे आप कहानी को कहना चाहते थे? सर, आई फील वो फर्स्ट फिल्म में कोर तो वही रहा, एंड टू बी ऑनेस्ट सेकंड और ये जो तीसरी फिल्म पे भी मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज नाउ बिकम माई प्रोसेस. मेरा कोर हमेशा सेम रहता है. वो कोर के अराउंड थोड़े मतलब कपड़े बदलते रहते हैं. इट्स लाइक द पर्सन इज द सेम बट द क्लोथ्स वी वेयर एवरी डे आर डिफरेंट. कुछ नए आइडियाज आते हैं, कुछ सीन में कुछ बदल जाता है, बट जो एक कोर बात मैं कहना चाहता था वो कभी नहीं बदला. ऑफ कोर्स स्टोरी थोड़ी इवॉल्व हुई, एंड देन मुझे ये लेसन सीखना पड़ा कि व्हेन यू ट्राई टू मेक अ फिल्म, हम लोग इवेंचुअली, एक बहुत अजीब सी चीज है क्योंकि इन मेनी वेज फिल्म्स आर like a monarchy. It is many times not a monarchy, also like a dictatorship. There are many times when that original idea, उसके लिए बहुत fight करना पड़ता है और लोगों को बोलना पड़ता है कि नहीं, ये मेरा original idea है, ये करना है. But also the paradox of it or the contradiction is कि at the same time it's also a democracy, because a lot of different people come with their energy and help you to make a film. और हर एक कलाकार जो फिल्म पे काम करता है, इन सम वे उस फिल्म को इम्प्रूव भी करता है, इंस्पिरेशन भी लाता है फिल्म में, और वो फिल्म को चेंज भी कर देता है. सो आई बिगैन टू रियलाइज दैट जब मेरी कास्टिंग हुई रणबीर और कोंकणा सेन शर्मा की, द वे दैट दोज टू एक्टर्स वो जिस मुद्दे से गुजर रहे थे अपने करियर्स में, उनके बीच में जो, फॉर एग्जाम्पल फिल्म में मैंने कहा कि उन दोनों के बीच में एक एज डिफरेंस है. जब मैंने फिल्म लिखी थी एक्चुअली वो ऐसे कुछ था नहीं. वो फिल्म दो जवान लोगों के बारे में थी जो एक्चुअली डिफरेंट तरह की पर्सनालिटीज थे लेकिन एक ही उम्र के थे. बट जब ये कास्टिंग रणबीर और कोंकणा की हुई तो मैंने स्क्रिप्ट में भी वो ले आया कि अच्छा शायद उनमें हल्की सी एज डिफरेंस है, हल्की सी एज डिफरेंस. In those little ways, the film changes when different people come in and start working on the film. But I think that the core remained the same. Ki I wanted to share what it felt like to be at that time in my life.
ये तो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं वो लोग आप जैसे, जो जैसा सोचते हैं करीब करीब वैसी ही फिल्म बना देते हैं। इसमें क्या आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन होता है? और दूसरी चीज़, एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर जब अपने लिए फिल्म के दूसरे सामान इकट्ठा कर रहा होता है, कास्टिंग सोच रहा होता है, उसमें म्यूज़िक कौन करेगा, सिनेमाटोग्राफर कौन होगा, ये जो बड़े वाइटल डिसीजंस हैं, इसमें क्या प्रोड्यूसर का कोई बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होता है? ऑफ कोर्स। सी, मेरे लिए इन माय लाइफ, इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, करण जौहर जी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। मतलब कोई वर्ड्स नहीं है जिसमें मैं फुल्ली एक्सप्रेस कर सकता हूँ द वेज इन विच, और अभी वो रिश्ता इतना गहरा हो चुका है। हम लोग ने एक और फिल्म बनाई। करण नॉट ओनली मेरे लाइफ में एक मेंटोर हैं, मेरे प्रोड्यूसर हैं, ही इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड, ही इज़ ऑल्सो लाइक फैमिली। मतलब यू नो वी आर वेरी वेरी क्लोज। बट ऑब्वियसली जब उन्होंने मेरी कहानी पहली बार सुनी, और उन्होंने ही पहली सुनी उस कहानी को, और उन्होंने कहा कि आयन मुझे कहानी अच्छी लगी, स्क्रिप्ट अच्छी लगी, इसकी एक फिल्म बनाते हैं। ऑफ कोर्स द मिनट उन्होंने वो मेरे विजन को वैलिडेट किया और कहा कि वी कैन मेक अ फिल्म, it opened up, the fact that he supported me gave everybody who came on to the film some degree of confidence, you know. So definitely that was the big thing actually. The minute Karan said कि ये फिल्म साथ में बनाते हैं, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, then of course it opened a lot of doors in life. और उसके बाद फिर दूसरी फिल्म, और अब ये तीसरी फिल्म बनाने में आप अभी लगे हुए हैं। जी सर। इसमें जैसे जैसे वक्त गुजरता है कुछ नए रियलाइजेशंस होते हैं। तो जहाँ से वो बात शुरू हुई थी कि आपने इंजीनियरिंग छोड़ दी थी और उसके बाद आप इस दुनिया में उतर पड़े, तो कुछ नए रियलाइजेशंस, नए एक्सपीरियंसेस अगर आप उन्हें थ्योराइज करना चाहें और हमारे सामने रखना चाहें तो रख सकते हैं। सर बहुत कुछ हुआ ऐसा इन सालों में। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में 10 साल गुजर गए हैं सिंस दैट डे जब मैं बैठा था फर्स्ट वेकअप सिट की स्क्रिप्ट लिखने को। तो बहुत कुछ हुआ है, और मेरे आइडियल्स, वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ हैं जो चेंज नहीं हुए हैं, कुछ यू नो काफ़ी चेंज हुए हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हुई है, कुछ नॉट सो अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। आई थिंक सर नाउ द मोटो विच आई एम फॉलोइंग इन माई लाइफ इज 2-3. Number one, still I try to listen to that personal voice within myself, which is कि I feel that if I am a filmmaker, it is my responsibility कि मैं जो भी सीखूँ इस लाइफ से, जो भी experience करूँ, somewhere I should try to stay true to what I know and what I understand. So that is stay true कि I try to take inspiration from my experience of life and to share it with people. So that is stay true. I think that I have developed more of a desire, बहुत ज़्यादा इच्छा है मेरे में to make films जो हमारे देश को, और हमारे देश में इतने लोग रहते हैं, कई लोग रहते हैं, और मुझे you know फिल्मों का बिजनेस अभी थोड़ा ज़्यादा समझने लगा हूँ मैं। And I began to understand when we say कि you know इस फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। Sure, पैसों की बात एक है, बट उसका मीनिंग ये भी है कि वो एक फिल्म को देखने बहुत सारे लोग थिएटर के अंदर घुसे, और एक फिल्मों के थ्रू एक कलेक्टिव वॉचिंग एक्सपीरियंस है, जहाँ पे यू नो हमारे देश में कितने डिफरेंट तरह के लोग हैं, different stratas of society, different religions. The desire to make films जहाँ सब लोग एक साथ आके वो एक common experience करें, that is something that I find very inspiring now. You know, the taking of the personal, but I really want to make films which the whole country can enjoy, and movies which are for everyone, and not only for one person and not for another kind of person. At this point in my life, I feel कि I am young, I have the energy. That's my goal, to marry the personal with the universal. हम देखते हैं कि आपने 2 ही फिल्में बनाई हैं और तीसरी में लगे हुए हैं, लेकिन इतने छोटे से करियर स्पैन में भी
ना सिर्फ आप बहुत ही कामयाबी से फिल्में बना रहे हैं बल्कि अपने थॉट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से आर्टिकुलेट कर रहे हैं। कहाँ सब मैं मर रहा हूँ, मैं आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ, थोड़ा झिझक के बोल रहा हूँ। मुझे आई फील वेरी बैड एक्चुअली कि दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि आई लव हिंदी, लेकिन मैं घर पे भी एक्चुअली मेरी माँ के साथ हिंदी में ही बात करता हूँ, लेकिन ऑडली इतना भी फ्लुएंट नहीं हूँ मैं हिंदी में। मैं झिझक के हिंदी में बात करता हूँ, बट एनीवे। तो हम आपके लिए शुभकामना करते हैं कि ये आपकी आने वाली फिल्म भी कामयाब हो और ये फिल्मों का सिलसिला आपकी तरफ से बढ़ता रहे और नए एक्सपीरियंस दर्शकों के सामने आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अयान मुखर्जी, आपने हमारे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये थे अयान मुखर्जी, एक युवा फिल्मकार। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। हाँ चल गई मेरी बातों से तू चल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। हो तरवा तू किस खेत की मूली है जरा बता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके